नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, और शुरुआत करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। खतौली विधानसभा उपचुनाव के रण में होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम के प्रशासन अलर्ट मोड पर। लखनऊ के खान प्लाजा में हुई चोरी। दुकान का ताला तोड़कर कैश लेकर गायब हुए चोर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक सवार होमगार्ड की हुई मौत। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। कार्रवाई का दिया आश्वासन। 2 लोगों की मौत से गांव में छाया मातम। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में प्राधिकरण का चला बुलडोजर। स्थानीयों ने सड़कों पर किया था अवैध अतिक्रमण। प्राधिकरण टीम के साथ पुलिस बल रहा मौजूद। प्रदर्शनकारियों को कराया गया शांत। फर्रुखाबाद की क्रिश्चियन फील्ड में अर्धनग्न भाकियू लोक शक्ति के नेताओं ने प्रशासन को दिखाए काले झंडे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे पदाधिकारी। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। देहरादून में पिकनिक स्पॉट पर हत्या, मिला युवक का शव। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच पड़ताल जारी। सहारनपुर में विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत प्रभाग पर शुरू की अनिश्चितकालीन धरना। विद्युत संबंधी कार्य का किया बहिष्कार। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे कर्मचारी। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप वापस लेने की मांग की। मिर्जापुर के केबीपीजी कॉलेज में छात्रों का धरना। नंबरों में गड़बड़ी का काशी विद्यापीठ कुल सचिव पर लगाया आरोप। कॉलेज प्रशासन को सौंपा गया था शिकायत पत्र। निर्धारित तक नहीं की गई थी कोई कार्रवाई। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते व्यक्ति ने की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मामले की जांच पड़ताल जारी। अलीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन का पहरेदार प्रशासन। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने प्लास्टिक की शव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। नगर निगम और A to Z कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित की थी जाया प्लास्टिक। हमीरपुर में विद्युत कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। लगाया तानाशाही का आरोप। कर्मचारियों का शोषण कर रहा विद्युत प्रबंधन। 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। लखनऊ हजरतगंज के फील्ड हॉस्टल में विद्युत कर्मचारियों का धरना। विद्युत कार्य का किया बहिष्कार। सीनियर अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे विद्युत कर्मचारी। कानपुर में रेप पीड़िता को जेल से छूटे आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़िता लगातार पुलिस से लगा रही गुहार। आरोपी समझौता करने का बना रहा दबाव। जेल से भी आरोपी ने लिखा था पीड़िता को धमकी भरा पत्र। कुशीनगर में फाजिल नगर सीएचसी पर तैनात महिला डॉक्टर ने सीएमओ पर लगाया घूस मांगने का आरोप। छुट्टी के बाद पुनः ड्यूटी ज्वाइन कराने पर सीएमओ मांग रहा रिश्वत। सीएचसी प्रभारी ने सीएमओ से पुनः मिलकर डॉक्टर महिला को ड्यूटी ज्वाइन कराने की बात कही। अलीगढ़ में बजरंग दल ने अजान की तेज आवाज के खिलाफ कलेक्ट्रेट में दिया धरना। एसीएम को सौंपा ज्ञापन। आवाज को कम कराए जाने की मांग। दल संस्थापक का कहना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मान रही मस्जिदों की कमेटियां। बरेली में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में दरोगा संजय सिंह की दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। रात में गश्त के दौरान हुआ हादसा। आगरा में कमिश्नर ने पुलिस लाइन में लिया चार्ज। आगरा से पहले कमिश्नर बने डॉक्टर प्रतिंदर। आजमगढ़ के बरदाह में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बदमाशों ने युवक से छीनी सोने की चेन और अंगूठी। मौके से हुए फरार। मामले की जांच पड़ताल जारी।
जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के चलते राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके चलते मंगलवार को जयंत चौधरी ने दर्जनों गांव में पहुंचकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में वोट मांगे। ये गांव जाकर दलित, जाट और मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, जिनमें जयंत चौधरी की नुक्कड़ सभाओं में भारी जन समर्थन देखने को मिला। इस दौरान जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार के पास घोषणा है, योजना नहीं है, क्योंकि सरकार घोषणा करती है और उन्हें धरातल पर नहीं उतारती। जिस तरह सरकार ने किसानों से वादा किया था, उस पर भी सरकार खरी नहीं उतरी। इन्होंने घोषणा की थी लगभग 7-8 साल पहले कि हम किसान की आय 2022 तक दुगना कर देंगे। 2015 में शायद प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की, लेकिन 1.5 साल तक जो उनकी कमेटी बनानी थी, उनको जिन्होंने प्रस्ताव देना था कि योजना क्या है, दुगनी कैसे होगी, वो कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। तो मतलब घोषणा पहले करते हैं, बाद में बताते हैं कि क्या व्यवस्था कैसे बनाई जाए। रेवड़ी से शुरू हुई सियासत पेंडुलम पर आकर लटक गई है। चाचा और भतीजे की नजदीकियां कहीं ना कहीं भाजपा को भी अखर रही हैं, लेकिन अखिलेश भी सूबे के मुखिया को खरी खरी सुनाने से परहेज नहीं कर रहे। योगी जी ने जहां एक और शिवपाल को पेंडुलम से संबोधित कर वार किया, तो वहीं अखिलेश ने भी योगी जी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी चाचा को समझ नहीं पाए हैं, ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि वो कहां गए। हालांकि अब सुखबोगाहट यह है कि चाचा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चूंकि सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में पूछताछ की अनुमति मांगी है। फिलहाल मैनपुरी की गर्माती सियासत पर बसपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। मैनपुरी की सियासत गर्मा गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकियां अखर रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और बसपा के इस समय सबसे कद्दावर नेता दीपक मिश्रा है, जो हर मुद्दे पे खुलकर वार भी करते हैं और पलटवार भी करते हैं। इनसे एक खास बातचीत करेंगे। दीपक जी, इस समय सबसे ज्यादा जो है राजनीति केंद्र में पेंडुलम शब्द आ गया, रेवड़ी के बाद पेंडुलम। क्या शिवपाल जी वाकई पेंडुलम बन गए, इधर से उधर, इधर से उधर? शिवपाल सिंह जी तो अपनी धुरी पर कायम है, हमेशा कायम है। बता रहे हैं, हमेशा से वो कहते रहे कि हम संपूर्ण समाजवादी परिवार की एकता चाहते हैं। संपूर्ण समाजवादी परिवार में सिर्फ सैफई परिवार ही नहीं, उनका ही बयान था, हम कभी एक नहीं होंगे। जेपी और लोहिया की पूरी समाजवादी परिवार। तो एक चीज, दूसरी चीज, पेंडुलम का महत्व आप किसी विज्ञान के छात्र से सीखिए, पूछिए। पेंडुलम पर ही तो गैलीलियो ने दुनिया का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत दे दिया। और अगर योगी जी पेंडुलम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि शिवपाल सिंह जी जिधर होंगे जय उधर होगी, उधर ही जीत का सुर्ख परचम लहराएगा। और वो जो कृत्य किए है उनकी सरकार ने, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि शिवपाल सिंह जी को अव्वल हमारे प्रदेश और देश की जनता प्रेम करती है, उनका सम्मान करती है, तो उन्हें खतरा जैसे शब्द उनकी शब्दकोश में नहीं है। हाँ, आप देखिए, मजाक किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं। एक तरफ आप नेताजी की दुहाई दे रहे हैं, मंच से उनका नाम ले रहे हैं, उनके नाम पे लोगों से अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ उनके लक्ष्मण और हनुमान के रूप में विश्वविख्यात शिवपाल सिंह जी को सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। ये होता है पेंडुलिज्म। आप पहले तय करिए, नेताजी का सम्मान है तो फिर ये अपमान क्यों? जा क्यों नहीं रहे हैं? समाजवादी साथी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जरूरत नहीं, परंपरा को तो तोड़ दिया कि उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते। डिंपल यादव को 1 महीने से वहीं पे वहाँ पे गार्ड रखा है, डंडा। ऐसा नहीं है, अखिलेश जी तो वहीं के वोटर हैं। अब आप कुछ दिन बाद आप अखिलेश जी, आपकी समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे थे उनकी परंपरा नहीं है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जाए। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे थे, भाजपा ने दहशत फैला दिया है कि वो रामपुर आजमगढ़ के हार को कहीं ना कहीं इस वजह से वो मैनपुरी में 1 महीने से टिके हुए। वो वहीं के मतदाता हैं, वो वहीं रहते हैं, वही उनका घर है। अब चुनाव होते कि अपना आदमी अपना घर छोड़ के चला जाए कहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामपुर उनका घर नहीं है, उनका भी तो है, वहाँ पे भी तो जनता ने उनको वोट दिया। उनका घर कैसे हो सकता है? जनता तो जहाँ जहाँ आपको वोट देगी वो आपका घर है। जनता वहाँ
आजम साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ पूर्णतः है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चूंकि जीत सुरक्षित हो चुकी है सपा की, सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, रामपुर में भी और खतौली में भी समाजवादी गठबंधन जीत रहा है। इसीलिए भाजपा परेशानी होकर ये सब चीजें, यही तो सवाल है ना दीपक मिश्रा जी। आजम खान को ये विश्वास भरोसा कैसे दिलाएंगे? वो कह रहे मुझे धोखा मत देना। 2022 के जो उपचुनाव हुआ था रामपुर में, तुमने लोगों ने धोखा दे दिया था, इस बार धोखा में बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक मिश्रा का साफ तौर पे कहना था कि रामपुर आजमगढ़ का छोड़िए, जनता जो है हमें मैनपुरी में अपना मत प्रतिशत सुरक्षित रख चुकी है और हमारी जीत की बुलंदी हासिल होगी। 2024 में भी हम फिर एक साथ मंच पर उसी तरह हुंकार भरेंगे। कैमरा के साथ मैं जयसक जनता टीवी, लखनऊ। अखिलेश यादव लगातार प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं जब उनसे गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है, सभी फैसले कैबिनेट से लिए गए, किसी प्रकार से कोई धांधली नहीं हुई। रिवर फ्रंट को लेकर सभी फैसले कैबिनेट में हुए हैं और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो याद रखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन किसी एक जैसे नहीं होते। हमें उम्मीद है कि इन सबका आशीर्वाद मिलेगा और नेताजी का चुनाव है। नेताजी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। ये जितना कुछ विकास यहाँ दिखाई दे रहा है मैनपुरी में, ये समाजवादी और नेताजी की देन है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताएं, उन्होंने क्या काम किया है। केवल झूठ, केवल बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर। और चलिए रुख करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी की ओर। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। इन्वर्टर की बैटरी फटने से आग का तांडव फिरोजाबाद में देखा गया है। थाना जसराना के पाड़म में यह भीषण आग लगी है। बचाव में पूरे जनपद की फोर्स पहुंच गई है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इन्वर्टर की बैटरी में यह ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से यह बड़ी घटना पेश आई है। थाना जसराना के अंतर्गत यह पूरी घटना सामने आई। हालांकि जानकारी लगते ही हुई पूरी टीम मौके पर पहुंची। उधर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सीपीएचआई पीएमईसी इंडिया एग्जीबिशन शुरू हो गया है। इस एग्जीबिशन में 1500 से ज्यादा प्रदर्शक और 80 से ज्यादा देश प्रतिनिधित्व करेंगे। एग्जीबिशन में भारत की फार्मा मशीनरी और एग्रीकल्चर में उन्नति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए मिशन मोड में काम होगा। शहरी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सीएम के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन नगरीय शुरू किया जाएगा। इसके तहत 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर से चालू होगा। इस अभियान में 750 निकायों में गार्बेज वनलेबल पॉइंट्स को स्वच्छ स्थान में परिवर्तित किया जाएगा। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% अक्षतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 समेत 11 विधेयक सदन में पेश किए गए। विधेयक बुधवार को पास होंगे। वहीं 5440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। देखिए, तीनों अपराधी अंकिता कांड हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी चूंकि जो मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, उसकी अनुपालना हमारी सरकार पूरी तरह से करेगी। प्रदेश में विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। विधायक निधि से जीएसटी को समाप्त करने के लिए विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। विधायकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। सरकार से
इसी जवाब की अपेक्षा थी। और जिस तरह से पूरे 9 महीने के कार्यकाल में कानून ध्वस्त हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, एक जंगल राज कायम हुआ है, अपराधी बेखौफ हैं, डर नाम की चीज़ नहीं है। और हमने महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे जगदीश हत्याकांड हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे रंगदारी हो, चाहे डकैती हो, चोरी हो, इस मामलों को हमने प्रमुखता से उठाया। लेकिन सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो भ्रामक आंकड़े हैं। माननीय विपक्ष के द्वारा उठाए गए, मैंने एक एक बिंदु का जवाब दिया है। लगभग सभी विधायक जो विपक्ष के थे, नेता प्रतिपक्ष जी, प्रीतम सिंह जी, भुवन कापड़ी जी या अन्य हमारे तमाम लोगों के द्वारा जो जो सवाल, जो जो प्रश्न वहाँ पे किए गए, बिंदुवार मैंने जवाब दिया। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे माननीय विपक्ष के साथी शायद प्रश्न लगाना और कहना तो जानते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। आज पूरी तौर पे जब उनको लगा कि हमारे इस कार्यकाल के दौरान, मैं आंकड़ों के साथ बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारे इसी कार्यकाल की बात मैं करूं, 1/3/2022 से 15/11/2022 तक के जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, और अधिकांश केसेस में मैंने बताया कि हमारे डकैती के 16 केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 16 के 16 वर्कआउट हुए। लूट के 124 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, 106 उसमें वर्कआउट हुए। वाहन लूट के 11 मुकदमे पंजीकृत हुए, 11 के 11 वर्कआउट हुए। सदन में नियम 58 के तहत राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्य जनपदों की तमाम खामियां उजागर की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। समिति की बैठक में हमने पुरजोर तरीके से कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, और जिस तरह से 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक का कार्यव्रत प्रस्तुत किया गया, और आज देखने को मिला कि आज ही का कार्यव्रत सदन में प्रस्तुत किया गया। कार्यकर्ता समिति की सिफारिशें पूरी तरह आज सदन में प्रस्तुत नहीं की गई। इसके मायने साफ है, सदन का जो सत्र है उसको और छोटा करना चाहते हैं। जो हमारे ज्वलंत प्रश्न हैं, विधायकों की जो समस्याएं हैं, जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं और प्रदेश के विभिन्न विषय हैं। तो वहीं लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करती पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 6 सप्ताह बाद नियत कर दी है। दरअसल आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पहली बार विधायक बनकर जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि विधायक की कुछ मर्यादा होनी चाहिए, और जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, पूर्व विधायक पूर्ण फर्त्याल जी, वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। उनको यही ज्ञात नहीं है कि अगर वो मुझे हटाते हैं, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, माना आरोप सिद्ध भी होते हैं, तब भी उनको विधायक नहीं बनना है। शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। शांति व्यवस्था बनाने और धरना प्रदर्शन रोकने के लिए विधानसभा के 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है। यह व्यवस्था 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। सत्र की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर जी हमारे साथ है। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है विधानसभा में, किस तरह से की गई है? पूरी इसको हमने चारों तरफ से कॉर्डन भी कर रखा है, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, दोनों में हमारे एसपी रैंक के अधिकारी इसके प्रभारी हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 4 हमने बैरिकेडिंग रोडों पर की हुई है, जहाँ से जो आंदोलनकारी हैं या जो जुलूस में लोग यहाँ विधानसभा क्षेत्र तक आने का प्रयास कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है।
मेन जगह पर जो है जो जैसे पास होल्डर्स को ही अंदर केवल आएंगे उसको हम सुनिश्चित करा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था हो, विधानसभा परिसर में बाहर में वो व्यवस्थाएं हमने पूर्ण कर ली हैं। सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। एक एक घटनाक्रम का धरना प्रदर्शन का जो भी होंगे उसका एक एक घटनाक्रम का हम लोगों ने क्षण प्रतिक्षण वीडियोग्राफी की व्यवस्था करी है। और मैंने 4 दिन पहले जो तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके प्रतिनिधियों से मेरी मीटिंग हो गई है। मैंने उनको बता दिया है कि डूज और डोंट्स के बारे में, और उनको अवगत करा दिया है कि उनके अपनी सीमा में रहेंगे, हम अपनी सीमा में रहेंगे। उनकी सीमाएं क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मेयर जोगेंद्र रौतेला की शव यात्रा भी निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडाकर पिंडदान भी किया। हमारे कर्मचारी लोग लगातार आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, और आज जब उनकी मांगों को लगातार मेयर साहब के द्वारा अनदेखा करा गया, तो आज हमारे सफाई कर्मचारियों ने मिलकर माननीय महापौर महोदय जी की शव यात्रा निकाली। और जब कोई मर जाता है, आपको पता ही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। तो मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए अपना आज पिंडदान भी किया है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि माननीय मेयर साहब की आत्मा को शांति मिले। और जितना पहाड़ों की रानी मसूरी में दिसंबर में होने वाली भीड़ के मद्देनजर व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन सख्त रुख अपनाने लगा है। इस दौरान जिला अधिकारी सोनिका सिंह मसूरी पहुंची, जहां पर उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण के साथ शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध अतिक्रमण आदि के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग के किनारे स्थित सभी दुकान स्वामियों को भी नोटिस जारी कर खुद ही दुकान हटाने के लिए कहा है। हमारी दुकानें टूटती हैं, अगर हमारी दुकानें टूटती हैं इन गांवों की, तो मसूरी में जो R3 रेजिडेंशियल में नक्शा पास हो रखा है, और उसमें होटल जो है उसमें आ रहे हैं, और उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना चल रही है, उसको हम पूर्ण रूप से तो वहीं हरिद्वार के गांजा मजरा गांव के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल पढ़ने वाले कक्षा 8 के बच्चे कुणाल ने बताया कि अध्यापक ने उसको कूड़ा उठाने के लिए कहा। बच्चे ने कहा कि सर, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है। इस पर अध्यापक ने बच्चे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उसके हाथ की उंगलियां चलनी बंद हो गई और पूरे हाथ पर सूजन आ गई। बच्चे ने पूरा मामला अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने इसकी तहरीर बुग्गावाला थाने में दी, तो अध्यापक ने फोन कर घर को आग लगाने की धमकी दी। बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल काम्बोज। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये फ्रैक्चर हो रहा था, फिलहाल दिखाया तो है नहीं, लेकिन सूजन आ रही है। कैसे हुआ है ये कचरा उठाने को कहा था सर ने, तो मैंने ना कर, मेरे छाती में दर्द हो रहा था, मैं दिल का मरीज हूँ, उसकी वजह से तो मैं क्लास में बैठने को कह रहा हूँ, मगर सर मेरे हाथ में फुलके से पड़ रहे। मैंने फावला चलाया तो थोड़ा सा, कहने को दिखा कहाँ पड़ रहे फुलके, जो हाथ दिखाया एक लगा, ये तो छुटा लिया मैंने कि सज्जा हाथ, लेकिन खब्बा उनके हाथ में रहेगा, तो ये दोनों हाथ से पकड़ के उन्होंने मोड़ दिया, इसे मोड़ दिया था उन्होंने। मेरे बच्चे के साथ हुआ, और मैं ये चाहता हूँ कि वो टीचर इस स्कूल में ना आए दोबारा से कभी भी। तो आपने पुलिस थाने में कोई कंप्लेन की है? चौकी में पुलिस थाने में कंप्लेंट की थी, अब उसका निर्णय भी शाम तक आएगा। तो यहाँ पर खंड शिक्षा हमें अवगत प्रधान जी के आदेश काम्बोज जी के द्वारा अवगत करा गया कि एक लड़के को मार पिटाई की है एक मास्टर जी ने। हम यहाँ पहुँचे और प्रधानाध्यापक से मिले, हमें संतुष्ट नहीं हो पाए उनकी बातों से, और उन्होंने रात फ़ोन पे भी इन्हें गाली गलौज की उनके पेरेंट्स को। हम उस बात को लेके एक धरने पर बैठ गए, जिसमें खंड विकास अधिकारी हमारे यहाँ बीच पहुँचे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उधर लोहानीपुर में जनता टेक्निकल जूनियर हाई स्कूल में जिला स्तरीय चैंपियनशिप कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनवर खान ने किया। इस मौके पर महिला वर्ग में वर्षा राजे प्रतापगढ़
केसरी के रूप में स्थापित हुई और पुरुष वर्ग में रितेश पांडे प्रतापगढ़ केसरी के समान से सुशोभित हुए। अंत में कुश्ती संघ के सचिव जय बहादुर सिंह और विद्यालय के संरक्षक प्रबंधक श्री विवेक सिंह ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हम लोगों ने अवलोकन किया और कौशल का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व अधिकारी और सीआरओ साहब। यूपी सरकार के कारागार मंत्री आज बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार जनहित के लिए कड़े फैसले ले रही है और देश में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार देश और प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। तो बोला कि हमारी बात सुन लो, हमने कहा हमारा संवाद हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात कहना। संवाद होने के बाद में उसने भी फिर खड़ा हुआ, उसने बताया कि मैं पहले कुछ और सोच रहा था, लेकिन आपके संवाद के बाद कुछ और सोच रहा हूँ। हमने कहा बताइए बंदियों को सबको क्या सोच रहे थे और आप क्या सोच रहे थे। बोले पहले मैं सोच रहा था जिसने मुझे फंसाया उसे जाकर। तो वहीं अयोध्या राम पथ के निर्माण का विरोध कर रहे व्यापारियों और भवन स्वामियों से जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने मुलाकात की और बिंदुवार उनकी समस्या जानी। साथ ही मौके पर भवन स्वामियों के आपत्तियों के निराकरण का प्रयास किया, जिसके बाद व्यापारियों ने डीएम को विश्वास दिलाया कि चौड़ीकरण का सहयोग करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने व्यापारियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा है और कुछ मकान पुराने थे जो नगर निगम में दर्ज थे, तो उसको इन लोगों ने रेनोवेशन कराया था। तो हमने बोला हर एक इश्यूज़ पे हम लोग विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे और जहां तक मैक्सिमम मदद की जा सकती है वो किया जाएगा। और जो कई है कि नजूल के लैंड है जिसमें सरकारी जो नियमावली है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैंने सब 10 टीमें बना दी है, 10 टीमें जेई और हमारे लेखपाल आ रही रहेंगे और 10 टीमें सभी दुकानदारों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या मुआवजा बना और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। और हमें सब दुकानदारों ने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग 15 दिसंबर तक सब दुकानें तोड़ देंगे और तोड़ना आज कल से ही स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।